हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सर, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज की क्लास में इससे पहले भी आपके विद्या क्वेश्चन बैंक के अति लघु उत्तरीय प्रश्न सॉल्व किए गए थे। जैव प्रक्रम वाली टॉपिक से 10 क्वेश्चन सॉल्व कराए गए थे। अब 11th से लेते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। 11th वाला क्वेश्चन क्या था, इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। तब तक आप अपने समस्त दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमारी स्पेशल साइंस की फैमिली बड़ी हो सके और हम लोग खूब अच्छे से तन्मयता के साथ पढ़ाई कर सके। 11th वाला जो क्वेश्चन था, पाचक एंजाइम का क्या कार्य है। जैव प्रक्रम के अति लघु उत्तरी का 11th क्वेश्चन पाचक एंजाइम, नाम से क्लियर है। ऐसे एंजाइम जो पाचन के लिए सहायता प्रदान करते हैं पाचक एंजाइम कहलाते हैं। किसका पाचन भैया? तो चाहे भोजन का पाचन हो, चाहे भोजन से निकलने वाले न्यूट्रिएंट मटेरियल्स, कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, इनका पाचन। तो आई होप क्लियर होंगे। 12वां क्वेश्चन, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कौन से अविकल्पीय किया जाता है। क्षुद्रांत की बात कर रहा है, अर्थात छोटी आंत की बात कर रहा है। तो आपने विली का नाम सुना होगा। ये हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया था इस तरह से कि ये अमाशय वाला भाग है। मैं बार बार आपको स्ट्रक्चर इसलिए बना के दिखाता हूं ताकि आप प्रेरित हो और आप भी आराम से बनाना सीख लें, ताकि एग्जाम में आ जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम न हो। ये बड़ी आंत वाला भाग था और ये छोटी आंत वाला, इसके मध्य में छोटी आंत। छोटी आंत के अंदर देखा जाता है तो फिंगर की नुमा छोटी छोटी बहुत सारी संरचना होती है और इसे कहते हैं विली। क्या कहते हैं बाबू? विली। हिंदी में कहते हैं रसांकुर, रसांकुर कहते हैं। और ये क्या करते हैं कि जब भोजन पच जाता है, उसमें से न्यूट्रिएंट मटेरियल्स निकलने लगते हैं, तो ये उस न्यूट्रिएंट मटेरियल्स को अपने अंदर अवशोषित करके यहाँ पीछे ब्लड कैपिलरीज होती है उसमें भेज देती है। तो अवशोषण करना, अवशोषण का मतलब मैंने आपको बताया था कि किसी चीज को क्या कर लेना, अपने अंदर खींच लेना। खींचना क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। कौन कर रहा था? हमारी विली अर्थात रसांकुर करती है। बातें क्लियर हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं। लीजिए नीचे आ गया फिर से वही रसांकुर के रसांकुर कहाँ स्थित होता है, इसका क्या महत्व होता है, कार्य बताना है। मैंने अभी आपको बताया कि विली को ही रसांकुर कहते हैं। यह छोटी आंत में पाई जाती है, बहुत ज्यादा संख्या में होती है और यह पचे हुए भोजन का अवशोषण करती है, अपने अंदर खींचती है। बातें क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 14वां। क्वेश्चन नंबर 14वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 14वां में है अवशोषण तथा स्वांगीकरण में क्या अंतर है। क्लियर रखिएगा। अवशोषण अर्थात अवशोषण लिखने में थोड़ा टाइम एक्सपेंड होता है, मैं लिख नहीं रहा हूं ज्यादा। और स्वांगीकरण, सॉरी यहां स छोटा रहेगा। स्वांगीकरण। क्लियर? बातें क्लियर रखिएगा। एक अंतर जानिए, छोटा पॉइंट है तो जो एक अंतर समझिए। अवशोषण का मतलब होता है अवशोषित करना, अवशोषित करना। अब अवशोषित करना का मतलब क्या? अभी बताया गया कि किसी चीज को, किसी लिक्विड मटेरियल्स को अपने अंदर क्या कर लेना, सोख लेना, खींच लेना। जैसे मैंने आपको बताया था कि सुखंते को पानी में डालते हैं तो क्या करता है, अपने अंदर जल को खींच लेता है। लेकिन सर स्वांगीकरण मतलब क्या होता है, समझिए। हमारे शरीर में जो न्यूट्रिएंट मटेरियल्स अवशोषित किए जाते हैं, उनसे वो हमारे समस्त सेल के पास पहुंचकर हमारे सेल की टूट फूट की मरम्मत करते हैं। वह प्रक्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। बातें क्लियर हो रही हैं कि क्या होता है कि शरीर के अंदर सेल्स जो होती हैं, कोशिकाएं, उनकी टूट फूट की मरम्मत करना क्या कहना? स्वांगीकरण। इसके अलावा अर्थात आप समझ गए होंगे कि अवशोषण स्वांगीकरण मतलब क्या होता है कि अवशोषण किसी चीज को अपने अंदर सोख लेना, और स्वांगीकरण का मतलब होता है शरीर के अंदर समस्त कोशिकाएं निरंतर कार्य करती हैं तो उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी आ जाती है, उसकी मरम्मत करना। और इसके अलावा प्लाज्मा का निर्माण करना, ये समस्त क्रियाएं क्या कहलाती हैं? स्वांगीकरण कहलाती हैं।
आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। लगभग हमारा जो शरीर होता है 14% जो पूरा भाग होता है वो प्रोटीन का मिलकर बना होता है। अर्थात प्रोटीन हमारे सेल्स के हर एक प्लेस पे स्थित होती है ना। इसमें देखिए क्या दिया है, प्रोटीन एक जटिल तत्व है या कह सकते हैं जटिल रचना होती है। इसमें देखिए दूसरा पॉइंट वही दिया, 14% भाग बनाती है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसके अलावा बहुत सारे तत्व क्या होते हैं, मिश्रित होते हैं। ये मैक्सिमम अधिकतर शरीर के अधिकतर कार्यों के लिए उपयोगी होती है। इतना लिख के आराम से 2 नंबर प्राप्त कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर में वसा का पाचन छोटी आंत में, क्षुद्रांत में होता है, लेकिन जो पाचक एंजाइम होते हैं वो हमारे अमाशय से, हमारे यकृत और अग्नाशय से निकल कर जाते हैं और छोटी आंत में हमारे वसा का पाचन होता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचन में सहायता करता है? ट्रिप्सिन, जो किससे किससे निकल रहा था, एक अग्नाशय से निकलता है और एक अमाशय से निकलता है। अर्थात ट्रिप्सिन दिया है, पेप्सिन दिया है। ये 2 एंजाइम होते हैं। ये क्या करते हैं कि प्रोटीन का पाचन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। संतुलित आहार, क्वेश्चन नंबर 18वां। संतुलित आहार ऐसे आहार जिसमें समस्त पोषक पदार्थ उपस्थित हों जो शरीर के लिए आवश्यक हो, उन्हें संतुलित आहार कहा जाता है। बातें क्लियर? जो भोजन हमारे शरीर के समस्त पोषक पदार्थों को लेकर अंदर जाता है, जो हमारे अंदर गड़बड़ी होती है उसको सही करने के लिए वो आवश्यक पदार्थ होते हैं, ऐसे पदार्थों को पोषक पदार्थ कहा जाता है या संतुलित आहार कहा जाता है। 19वां नंबर। संतुलित भोजन को निर्धारित करने वाले 4 प्रमुख कारक के नाम बताइए। लीजिए भैया, आपके सामने नाम है, सीधे सीधे पढ़ लीजिएगा। व्यक्तियों की आयु, लिंग, उसके अलावा शरीर, व्यक्ति के शरीर का आकार, जलवायु तथा शारीरिक श्रम। बहुत सारे, 4 नहीं बल्कि 5-6 पॉइंट दे दिए गए हैं, याद कर लीजिएगा। अंतर नासापट। अंतर नासापट, नासापट का मतलब होता है नासिका, ये नाक के अंदर वाली भाग पूछ रहा है कि ये बाहर पोर होता है, नासा द्वार कहलाता है। नासा द्वार के पीछे एक प्लेट नुमा संरचना होती है जिसे नासापट कहते हैं, है ना। श्वसन क्रिया में या कह सकते हैं कि पीछे वाले उसके भाग पे बहुत सारे चिपचिपे पदार्थ भरे होते हैं। ये बैक्टीरिया, वायरस को अपने यहीं पे रोक लेते हैं, उसको अंदर जाने से मना करते हैं या कह सकते हैं उसको वहीं पे स्टॉप कर देते हैं, जिससे पूरा इन्फेक्शन हमारे नाक के पिछले भाग में ऐसा होता है। जब जुकाम होता है तो अक्सर देखते हैं कि नाक के यहाँ पीछे वाले भाग में बड़ा खुजली टाइप होती है, दर्द होता है, कांटे की नोक चुभता है। वो पूरे इन्फेक्शन होते हैं। वो इन्फेक्टिव ऑर्गन्स अंदर नहीं जाते, नासापट के प्लेट पे रुक जाते हैं। आगे बढ़े। देखिए कितना बेहतर क्वेश्चन दिया है। NADP का पूरा नाम बताइए। तो NADP का पूरा नाम होता है निकोटीनएमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। निकोटीनएमाइड, इसके अलावा एडेनिन आ गया। अच्छा, ए है बीच में, निकोटीनएमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। ATP का पूरा नाम बताइए। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जहां टी आ जाए तो ट्राई, और जहां डी आ जाए वहां डाई। अर्थात जहां टी आए ATP तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डी आ जाए तो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। बातें क्लियर रखिएगा। ये 3 में से एक दे देता है 1 नंबर के लिए, आप ध्यान से क्लियर रखिएगा। हमारे जैसे विभिन्न जीवों में विभिन्न कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण, रुक जाइए, अच्छा, तो 23वां क्वेश्चन है। हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों पर्याय है? अब समझिए विसरण क्या होता है। विसरण का मतलब होता है फिल्ट्रेट होकर, मान लीजिए कोई एक चाहे गैस है चाहे कोई लिक्विड है इस साइड भरा हुआ, और ये फिल्ट्रेट छन कर अंदर की तरफ आना। आप समझिए कि हमारी जो कोशिकाएं होती हैं उनके लिए ऑक्सीजन आवश्यक होता है, लेकिन वो डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं लेती हैं। वह रुधिर के साथ जो ऑक्सीजन जाती है उस ऑक्सीजन को अपने अंदर विसरण प्रोसेस द्वारा अंदर लेती है। तो यही कहलाता है कि विसरण
कम हो रहा है जीवों के अंदर। यहाँ देख लीजिए, ये दिया है हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण से सीधे संपर्क में नहीं रहती हैं भैया, हमारे पर्यावरण के संपर्क में नहीं रहती हो तो हमारे शरीर के अंदर है, वो ऑक्सीजन लेने के लिए ऐसा काम करती है, विसरण करती है, अर्थात फिल्ट्रेट छनते हुए वो ऑक्सीजन को क्या कर लेती है, अपने अंदर खींच लेती है, यही कहलाता है विसरण। आगे बढ़ते हैं, श्वसन को परिभाषित कीजिए। लीजिए भैया, श्वसन को परिभाषित करिए। अर्थात श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसमें समस्त जीव अपने वातावरण द्वारा गैसों का आदान प्रदान करते हैं। बातें क्लियर हो रही है कि ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा समस्त जीव अपने वातावरण के साथ गैसों का आदान प्रदान करते हैं। आप कहेंगे सर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड तो आई नहीं। भैया केवल ऑक्सीजन मनुष्य का नहीं पूछ रहा है, ना पौधे को पूछ रहा है, श्वसन पूछ रहा है। तो श्वसन में समस्त जीव कुछ गैसों का आदान प्रदान करते रहते हैं, उसमें किसी का नाम मत लिखिएगा नहीं तो श्वसन गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 25वां क्वेश्चन है, मनुष्य में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन आप समझिए, हमारे फेफड़ों द्वारा जब हमारे नॉइज द्वारा शोषण किया जाता है, यहां से जब अंदर गैसें जाती है तो ये जाके हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं केवल, और बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर बन गया, देख लीजिए, है ना। अर्थात जब यहां से CO2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत सारी गैसें अंदर जाती हैं, तो अंदर जाने के बाद ये फेफड़े के पास जब पहुंचती हैं तो फेफड़ा ऑक्सीजन ले लेता है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों को बाहर कर देता है। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, कुछ समझिएगा कि पहले जब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जाती है तो 0.03% होती है, लेकिन जब बाहर आती है तो सीधे 4% हो जाती है। अब देखिए अंतर देख लीजिए, एक जगह 4% निकलते समय इतना 4% कैसे हो जाती है, और जाते समय तो कम जाती है। आप समझिए, जब ये ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में सोख ली जाती है तो जहां ये मान लीजिए एल्वियोली इसे कहते हैं, वायु कोष्ठ कहते हैं, ऐसे बहुत पूरे हमारे लंग्स में, फेफड़े में हमारे ऐसे गुच्छे होते हैं एल्वियोली, इसी में ऑक्सीजन स्टोर होती है। और इसी के ठीक पीछे अगर देखा जाए, मैं एक बड़ा सा बॉक्स बना देता हूं, इसके ठीक पीछे हमारी रुधिर वाहिनियां घूमती रहती हैं, अर्थात यहां से रुधिर का हमेशा गमन होता रहता है, चलते रहते हैं। और रुधिर जब ऑक्सीजन यहाँ पे लिया है तो ऑक्सीजन इसको भेज देता है रुधिर में, और रुधिर पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचा देती है। किसको पहुंचाती है बाबू? ऑक्सीजन को पहुंचाती है, पूरे शरीर में परिवहन हो रहा है। इसके अलावा जिन सेल के लिए मान लीजिए ये कोई सेल है, इसको ऑक्सीजन चाहिए, तो ये निरंतर सेल के अंदर कार्य होता रहता है। तो अवशिष्ट पदार्थ अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे उपस्थित होता है, यह ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिर बाहर भेज देती है। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर में आ गया और रुधिर से ऑक्सीजन सेल में चला गया। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को फिर ये लेके आती है और जिस तरह से गई थी वहीं पे फिर ले आके कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देती है। तो बहुत सारी सेल निरंतर कार्य करती रहती है, तो ज्यादा मात्रा में क्या उत्सर्जित करती हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करती हैं। वो समस्त कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं लंग्स के पास, और जब बाहर निकाला जाता है इसलिए इसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो ऐसे परिवहन होता है, हमारे फेफड़ों द्वारा ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है रुधिर के साथ मिश्रित होकर, और कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर के साथ वंस अगेन वापस आ जाती है फेफड़े के पास, फिर नॉस्ट्रिल द्वारा बाहर कर दी जाती है। यही प्रोसेस है मनुष्य में ऑक्सीजन के परिवहन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का। 26वां क्वेश्चन, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षीय स्थलीय जीव किस प्रकार लाभदायक है। अर्थात आप समझिए कि जो जलीय जीव होते हैं वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन को अपने अंदर अवशोषित करते हैं। आप देखते हैं मछलियां हमेशा अगर पानी से बाहर निकाल देंगे तो अपने गलफड़ों को फुलाती है और बंद करती रहती हैं, खोलती बंद करती रहती हैं। वह जल को अपने अंदर निरंतर लेती हैं, उसमें से ऑक्सीजन को सक कर लेती हैं, बाकी पानी को बाहर कर देती हैं। ऑक्सीजन की मात्रा उसमें कम होती है। लेकिन जो जंतु होते हैं, हम और आप, वो खुले वातावरण में जितनी ऑक्सीजन है उसको आराम से लेते हैं, एक्सहेल और इनहेल और एक्सहेल, एक बार लेते हैं और फिर छोड़ते हैं। तो इसलिए हम बेहतर हैं।
उनकी मात्रा उसमें ऑक्सीजन बहुत कम होती है और हमारे वातावरण में बहुत सारी ऑक्सीजन है। तो आज के लिए इतना ही। काफी वीडियो लंबी हो जाती है तो अच्छा नहीं होता है। आप वीडियो से ढेर सारी चीजें, जो भी चीजें नहीं समझ में आती हैं, बेहतर ढंग से सीखिए, समझिए और एग्जाम में बेस्ट करके आइए। वीडियो को देखने के लिए और अपने समस्त दोस्तों तक भेजने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करिए और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।